दोस्तों, आज पेश है मकड़ी रानी और काला आदमी। मनोज की चित्र कथा है। ये कवर चित्र है दोस्तों। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ ही देर में सीरियल काला आदमी का तीसरा एपिसोड टीवी पर प्रकाशित होने वाला जा रहा है। लेकिन अजय समय से पूरा टीवी खोल कर बैठा था और बेसब्री से सीरियल के प्रकाशन होने का इंतजार करने लगा। उफ, अभी 5 मिनट बाकी हैं। तभी कर 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 वो हिस्से में कौन हो सकता है। अजय झुलसाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। कम वक्त को जरा भी सब्र नहीं है। और फिर अजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, अरे विजय, तुम, शुक्र है तुम घर पे ही मिल गए, वरना आज अकेले ही बोर होना पड़ता। तुम सही वक्त पर आए, तुम्हारा बोरियत अभी दूर हो जाएगी। अच्छा होता कि टिंकू भी इस समय यहाँ आ जाता, पर पट्टा रामलीला की रिहर्सल में गया है। सुना है हनुमान का रोल इस बार वही करेगा। यह टिंकू भी अजीब है, हमेशा उस पर कोई न कोई सनक सवार रहती है। वो तो है सीरियल में मस्त है, पर हम क्या करें। इधर काफ़ी दिनों से न तो मकड़ी दीदी ने कोई काम सौंपा है और न ही कोई नया केस हाथ लगाए। इधर स्कूल की छुट्टी भी समय समझ में नहीं आता, ये छुट्टी कैसे कटेंगी। लगता है इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बोर हो रही हो। तभी अब देखिए, कुछ देर बाद काला आदमी और विजय चौंकता हुआ बोला, ओह माय गॉड, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज टीवी पर काला आदमी आ रहा है। यह एपिसोड देखने के लिए तो मैं कई दिनों से बेचैन था। शायद इसलिए इस एपिसोड की शूटिंग के दौरान काला आदमी का रोल कर रहा कलाकार की मौत हो गई थी। बकवास, यह वजह तो यही है, लेकिन वजह दूसरी वजह यह भी है कि मुझे यह सीरियल पसंद भी नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर काले आदमी जैसा किरदार वास्तव में प्रकट हो जाता तो क्या होगा। होना क्या है, उसका उसका भी यही असर होता जो अपराधी का होता है। अजय कुछ इस अंदाज से बोला कि विजय की हंसी छूट गई। हाँ, और सीरियल आरंभ हो गया। अजय की निगाहें टीवी पर स्थित हो गई। ओह, काले आदमी में इतना रहस्य न रखा गया तो बाकी सीरियल इसकी दूसरे कलाकार करने के नामुमकिन होते। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि सीरियल के प्रोड्यूसर डायरेक्टर पंकज मलिक की कोठी पर एक बार जा चुका हूँ। अचानक सीरियल के प्रसारण रुक गया। दिस इज टू मच विजय, अब भी कोई मज़ेदार प्रोग्राम रिले होता है तो कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। लगता है दूरदर्शन केंद्र पर बिजली चली गई है, वरना अभी तक तो रुकावट के लिए खेद लिखा प्रकट कर देते। लेकिन हमारा मज़ा तो किरकिरा हो गया। घबराते क्यों हो? बिजली दूरदर्शन केंद्र की गुल हुई है, हमारी नहीं। हम दूसरा सीरियल देख सकेंगे। तभी हमें खेद है कि बिजली फेल होने जाने के कारण कुछ देर के लिए आप हमारा कार्यक्रम न देख सके। खेद प्रकट करने के बाद युवती का चेहरा स्क्रीन से गायब हो गया और अजय विजय प्रोग्राम आरंभ होने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन 2 मिनट भी गुजर गए और सीरियल अभी आरंभ न हुआ। विजय झुलसा उठा। हद हो गई यार, खेद व्यक्त करने सब सो गए क्या? कमाल है, प्रोग्राम शुरू होने में इतनी देर। और इससे पहले कि विजय टीवी वालों को कोई व्यंग कसता,
हमें अफसोस है कि किसी कारणवश हम काला आदमी का सीरियल आज प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। उसके स्थान पर ओह शिट, अब क्या खाक देखेंगे। मुंह बनाते हुए अजय ने टीवी ऑफ कर दिया। अजीब बात है, ऐसा क्यों हुआ? सीरियल के कुछ अंश दिखाने के बाद उसका प्रसारण रोक दिया गया। अजय गहरी सोच में डूब गया। अजय को सोच में डूबा देख ओह सोचने लगा अजय, किर किर किर। लेकिन इससे पहले अजय विजय को प्रश्न का जवाब देता टेलीफोन की घंटी बज उठी और अजय ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, अजय हियर। अजय, तुम फौरन जनरल ऑफिस चले आओ। तुम्हें रिलेक्शन पर मिलूंगा। अजय ने आवाज़ को फौरन पहचाना। टिंकू, तुम क्या कर रहे हो? जक मार रहा हूँ। टिंकू ने संबंध विशेष कर दिया और अंत में रिसीव कर क्रेन पर रखते हुए अजय बोला, हमें जनरल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। टिंकू हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ओके चलो। यह तो वहाँ पहुंचकर ही पता चलेगा, कहते हुए अजय द्वार की ओर बढ़ गए। और थोड़ी देर बाद जल्दी ही अजय विजय जनरल हॉस्पिटल पहुंच गई। मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी करी। जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचे, टिंकू टहलता हुआ नजर उन्हें करीब पहुंचा। सही वक्त पर पहुंचे हो अजय भैया, तुम तक होश आ गया होगा। कौन है वह? क्या हुआ उसे? बताता हूँ, मेरे साथ आ। और फिर टिंकू अजय और विजय को साथ लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ता हुआ बोला। जब रामलीला की रिहर्सल खत्म हो करने अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था तो अचानक हमें किसी की चीख सुनाई दी। अरे ड्राइवर, गाड़ी रोको। और कार के रुकते ही हम नीचे उतर गए। और तभी बचाओ बचाओ, शायद कोई मुसीबत में, आओ दोस्त देखते हैं, चलो। और फिर ड्राइवर को वहीं रुकने का आदेश देकर हम आवाज़ वाली दिशा में बढ़े। लेकिन अभी हम वहाँ कुछ ही दूर थे कि वो लाश लगता है यही पर आदमी है जो सहायता के लिए चिल्ला रहा था। पर अब क्या करें? मैंने आगे बढ़कर उस आदमी का मुआयना किया तो चेक किया। अरे यह तो अभी जिंदा है, हमें फौरन ही अस्पताल पहुंचाना चाहिए। और फिर हम घायल व्यक्ति को उठाकर यहाँ ले आए। खुशी की बात है कि उसे गहरी चोट नहीं आई और डॉक्टर्स का कहना है कि जल्दी होश में आ जाएगा। अतः मैंने तुम लोगों को फ़ोन कर दिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन यह मामला तो पुलिस का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी और उसके बातचीत का सिलसिला टूट गया। जैसे ही लिफ्ट खाली हुई तो तीनों आगे बढ़े और लेकिन तभी इससे पहले कि टिंकू अजय विजय को संभाल पाते, बड़ा बदतमीज आदमी है था, अकेले ही लिफ्ट ले गया। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। लेकिन कुछ सोच कर अजय उच्च स्वर में बोला, हमें सीढ़ी से चलते हुए दोस्त, लिफ्ट का इंतजार करना ठीक नहीं होगा। और फिर अगले ही पल चौथी मंजिल पर पहुंचे इधर। और लेकिन जैसे ही कमरे नंबर 40 के सामने पहुंचे, क्या हुआ सिस्टर? वो उसे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? अजय। तुरंत अजय और नर्स का उत्तर सुनने के लिए वहां रुका नहीं और तेजी से कमरे में द्वार पर घुस गया। बताओ, वह वीडियो फिल्म। अरे यह क्या हो? वह आदमी उसे इस तरह घायल को किस तरह की फिल्म पूछ रहा है? कहीं यह मोटा इस घायल को मार न डाले। और फिर ख्याल आते ही अजय ने सुतुल मोटे पर आदमी पर छलांग लगा दी। और इस बीच विजय
और टिंकू भी कमरे में घुस आए। कौन हो तुम? इस आदमी से कैसी वीडियो फिल्म के बारे में पूछ रहे हो? तुम्हें मतलब यह हमारी आपसी मामला है? ठीक है, अब तुम्हारा यह आपसी मामला पुलिस निपटाएगी। मिस्टर, खबरदार चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। लेकिन मोटे आदमी ने रिवॉल्वर निकाल ली। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो छोकरे, वरना हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना भून कर रख दूंगा। ओह, हो गई छुट्टी। और खतरा बाप पर, हट जाओ, जाने दो इसे। और अजय का आदेश सुनते ही विजय ने टिंकू हट गए, लेकिन हटते ही मोटे आदमी ने गजब की फुर्ती देखा। कमरे से बाहर आते ही वह बड़बड़ाया, न जाने यह गंबत कहाँ से आ गई, मेरा काम बिगाड़ दिया। खैर, देखा जाएगा, फिलहाल तो यहाँ से निकल जाने में बुलाइए। और इधर बाहर दरवाज़ा बंद होने का पता चलने पर तीनों दोस्तों ने अज्ञात मोटे व्यक्ति के पीछे जाने का विचार त्याग दिया और लपक कर घायल व्यक्ति के निकट पहुंचे। और जब वह काफ़ी हद तक संभल चुका था, कौन था वह? कौन था जो आपसे हत्या कर देना चाहता था? घबराइए नहीं, हमारे सवालों का सही सही जवाब दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन घायल आदमी ने कोई जवाब न दिया। घायल खामोशी देख, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हो? आपको अस्पताल में, आपको घायल अवस्था में यहाँ लेकर आया था। आप हमसे कोई खतरा महसूस न कीजिए और हमें अपना शुभ चिंतक समझिए। तभी अजय ने फिर प्रश्न किया, अभी अभी वह मोटा आदमी आपसे किस वीडियो फिल्म के बारे में पूछ रहा था? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं है। घायल आदमी की आवाज़ सुनकर अजय चौंक पड़ा। तभी दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर तारकुंडे और डॉक्टर नर्स के साथ दाखिल हुए। अजय और टिंकू को वहाँ देखकर चौंकते हुए गुर्राया, मारे गए, मेरी खैर नहीं। ओह, तुम लोग पहले ही यहाँ मौजूद हो, लेकिन आपने पहुँचने में देर कर दी। अंकल, अपराधी हमें चकमा देकर भाग गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह छोटा लड़का ही इस घायल को यहाँ लेके आया था। ये लोग समय पर यहाँ न पहुँचते तो वह किलर इस जरूरी मरीज की जान ले लेता। तभी इंस्पेक्टर दारकुंडे अजय से मुखातिब होकर बोला, तुम बताओ, यह आदमी कौन है? हमारे लिए यह अजनबी ही था, और वह भी दोबारा कभी हमारे सामने आ जाए तो वह भी जरूर पहचान लेंगे। फिर अजय और विजय सारी बात विस्तार से तारकुंडे को बताई। अजय की बात सुनकर इंस्पेक्टर तारकुंडे गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, अब तुम्हें कहीं नज़र आए तो फौरन इन्फॉर्म करना और फूटो यहाँ से। अजय के साथ ही कहने के साथ ही अजय अपने साथियों के साथ बाहर निकल आया। और अजय, विजय, टिंकू के जाने पर तारकुंडे घायल ने वीडियो फिल्म के बारे में सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन आप मेरी जान ले लीजिए दरोगा साहब, पर मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं मालूम, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सब याद आ जाएगा बच्चों, मेरा नाम भी तारकुंडे, अच्छे अच्छों का मुंह खुलवा लिया है मैंने, फिर आऊँगा। और तारकुंडे बाहर निकल गया और कुछ देर बाद फ़ोन पर आईजी साहब को सूचना दे रहा था, सर, मैंने उस चोर को पता लगा लिया है जिसने दूरदर्शन केंद्र से वीडियो फिल्म की चोरी की है। वह जनरल अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पर उसे छुट्टी मिलते ही मैं सब कुछ उगलवा लूँगा। शाबाश तारकुंडे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। उस आदमी पर कड़ी निगरानी रखो, भागने ना पाए। आप निश्चिंत रहिए सर। लेकिन आईजी मेहरा इस बात से अनभिज्ञ थे कि एक्शन लाइन दूसरी उसकी बेटी पूनम वार्तालाप का एक एक शब्द सुन रही थी। ओह, तो वह चोर जनरल अस्पताल में है।
और अस्पताल से बाहर अजय, विजय, टिंकू तीनों मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। घर की ओर दौड़ रहे थे। थोड़ी देर में खामोश रहने के बाद अजय अचानक विजय बोला, मुझे तो यह मामला अत्यधिक संगीन नजर आ रहा है। हाँ, यह केस संगीन भी है और दिलचस्प भी, परंतु अपने ढंग से तहकीकात शुरू करनी होगी। तभी टिंकू का विचार व्यक्त करते हुए बोला, मेरे विचार से हमें वीडियो फिल्म का पता लगाना चाहिए। इस फसाद की जड़ है। लेकिन तुम ठीक कहते हो टिंकू, अगर वीडियो फिल्म हमारे हाथ लग जाए तो इस केस को हम बड़ी आसानी से सुलझा लेंगे। फिर तो हमें उस जगह चलना चाहिए जहां घायल व्यक्ति टिंकू को मिला था। अगर वह वीडियो फिल्म घायल व्यक्ति के पास थी तो हो सकता है मारपीट के दौरान वहीं गिर गई हो। पर यह क्यों भूलते हो कि वहाँ कोई दूसरा आदमी भी मौजूद था। हो सकता है वह फिल्म को वही ले उड़ा हो। आखिर वह वीडियो फिल्म का चक्कर क्या है। तभी अजय के मस्तिष्क पर धमाका हुआ। ओह माय गॉड, वह फिल्म का संबंध लाल काला आदमी की सीरियल से तो नहीं है। तभी क्या सोचने लगे थे। सोच यह रहा हूँ कि क्यों न पहले यह मालूम किया जाए कि आज वह काला आदमी सीरियल टीवी पर प्रकाशित क्यों ना होने का कारण क्या है। कहने के साथ विजय ने मोटरसाइकिल को विपरीत दिशा में मोड़ लिया और विजय चौंकते हुए बोला, अब किधर चली दिए। सारी रात सड़कों पर घूमने का इरादा है। अजय ने कोई जवाब न दिया। अजय खामोशी से चिढ़कर विजय ने प्रश्न किया, आखिर हम जा कर रहे हैं काला आदमी सीरियल के डायरेक्टर पंकज मलिक के यहाँ। अजय का जवाब सुनकर विजय चंद खामोश हो गई और लगभग आधे घंटे बाद अजय इंदिरा विहार की एक शानदार कोठी के सामने मोटरसाइकिल रोकते हुए बोला, उतरो, अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। कोठी में लाइट है, इससे लगता है कोठी में अभी सोए नहीं है। क्या तुम पंकज मलिक के पहले मिल चुके हो। नहीं, मैं और सचिन के साथ यहाँ आ चुका हूँ। वह अपने किसी अंकल को खत लेकर किस्मत आजमाने आया था, पर क्योंकि पंकज मलिक उन दिनों बाहर शूटिंग पर गए थे अतः हम निराश लौटना पड़ा। टिंकू ने जिज्ञासा दूर करते हुए कोठी के मुख्य गेट पर पहुंच गया और फिर कोठी के मुख्य द्वार के निकट पहुंचकर अजय ने कॉल बेल का बटन पर उंगली रख जमा दी। तभी विजय ने वातावरण में फैले हुए सन्नाटे को देखकर आश्चर्यचकित प्रकट करा। कमाल है, इतने बड़े आदमी की कोठी पर कोई दरबान नहीं है। अगर मैं इतना बड़ा आदमी होता तो 4 दरबान रखता। शुक्र है भगवान ने गंजे को नाखून नहीं दिए। ओह, फिर चोट कर गई। और टिंकू विजय की बात सुनकर तिलमिला उठा। इससे पहले कि विजय की बात का उत्तर देता, अजय ने ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। टिंकू, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। अंदर की घंटी बज रही है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। तो जरूर घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। असंभव, हमें कोठी में घुसकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अगर पकड़े गए तो वही कहावत हो जाएगी, बैल मुझे मार, तुम हमेशा अपनी टांग अड़ाओगे। अजय भैया, यह सड़ते को समझा दो, वह मुझे गुस्सा ना दिलाए। झगड़ा छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अजय ने के स्वर में छाई गंभीरता को भाप कर अजय टिंकू सतर्क हो गई। फिर अजय हिदायत देते हुए बोला, टिंकू, तुम यहीं रुकोगे और विजय और कोठी में दाखिल होंगे। यदि आधे घंटे के अंदर हमारी ओर से कोई सिग्नल नहीं मिले तो तुमको फौरन पुलिस को फोन कर दोगे। ओके। वो तत्पश्चात टिंकू वहीं छोड़कर अजय और विजय कोठी के पिछले भाग में बढ़ गए।
जल्दी ही वह खिड़की खुली नजर आई और दोनों खिड़की खुली में रास्ते से कोठी में दाखिल हो गए। यू केयरफुल, बाहर आता हूँ। ओह ठीक है। और फिर अजय सावधानी से टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। और थोड़ी देर बाद आश्चर्य, कोठी की सारी लाइटें ऑन है। कोठी बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है। हो सकता है कोठी में कोई ना हो। अगर ऐसा होता तो खिड़की खुली न होती। इससे हम भीतर आए हैं। तभी धम्प, अरे ये तो आवाज़, ये ऊपर से आवाज़ कैसी? ऊपर कोई है, कमान विजय, ऊपर चलते हैं। वो जल्दी ही वे दौड़ते हुए ऊपर कमरे में पहुंचे। ओ माय गॉड! सामने पड़े धड़ को देखकर अजय विजय संबित रह गए। और तभी इस मृतक का शरीर और लिया कपड़े वही हैं जो अस्पताल में हमें चकमा देकर भाग निकला था। लगता तो वही है, पर इस मतलब यह व्यक्ति पंकज मलिक है। लेकिन नाम समझ में नहीं आता कि यह पंकज मलिक के उस घायल से वीडियो फिल्म की मांग क्यों कर रहा था। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा यह सब क्या चक्कर है। इसकी हत्या किसने की और क्यों की, यह तो हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा। मुझे शक है कि हत्यारा अभी भी इसी कोठी में मौजूद है। तुम यहीं ठहरो, मैं देख के आता हूँ। और कहने के साथ ही अजय दौड़ता हुआ कमरे के बाहर निकल गया। और फिर कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हत्यारा नजर नहीं आया। उसका न ही उसका कोई निशान। अगर हत्यारा कुछ देर पहले यहाँ मौजूद था तो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। अजय ने टिंगू को हिदायत को ख्याल अजय और तभी अजय को टिंगू की को दी गई हिदायत का ख्याल आया। अगले ही पल उसने टिंगू को सुरक्षित होने की सिग्नल दिया और बिना क्षण गवाए ही उसी कमरे में आ गया जहां विजय को छोड़कर गया था। केवल विजय कमरे में ना पाकर वह चौंका। अरे विजय कहाँ गया? और न जाने किसका फ़ोन है, अतः मुझे फ़ोन उठाना ठीक न होगा। और लेकिन फ़ोन उठाने में हर्ज ही क्या है, हत्यारे का तो कोई सुराग ही नहीं लगा। यह सोचकर दिमाग में आते ही अपना विचार बदल दिया। और दूसरे पल, हेलो लड़के, अपने साथी को खैर चाहते हो तो इस मामले में टांग ना अड़ाओ, वरना तुम्हारे साथी का भी वही हाल होगा जो पंकज मलिक का हुआ है। और रिसीवर उभरती खौफनाक आवाज़ चेतावनी सुनकर अजय सिर के पल कांप उठा। लेकिन वह अपने आवाज़ों पर काबू पाते हुए फिर बोला, कौन हो तुम काला आदमी? इतना कहते हुए उसने दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। काला आदमी? उफ, अब क्या होगा? विजय की जान खतरे में है। हमारे साथ हाथ कोई क्लू नहीं लगा जिससे हम अपराधी को ठिकाने का पता लगा सकें। गलती मेरी है। मुझे पहले इस कमरे की अवमानना करना चाहिए था। वह हत्यारा यहीं कहीं छुपा रहा होगा। मेरे यहाँ से जाते ही वह विजय पर हमला करके उसका अपहरण कर ले गया। तभी ने पंकज मलिक के हत्यारे ने इस हत्यारे ने उस घायल हत्यारे को तलाशने की थी जिससे पंकज मलिक को वीडियो कैसेट मांगने अस्पताल गया। हो सकता है वह उसकी हत्या करने की कोशिश करे। यह विचार आते ही यह विचार बिजली की तरह अजय के मस्तिष्क में कुरुंदा। अगले ही पर, इससे पहले कि हत्यारा अपने प्रयास में सफल हो, मुझे घायल से हत्यारे का भेद जुगलवाना होगा। और थोड़ी देर बाद उधर अजय अपनी ओर आते देख टिंगू बोला, आ गई भैया। लेकिन विजय अपराधी के जंगल में है, हमें फौरन अस्पताल पहुंचना होगा। कहते हुए अजय आगे निकल गया और टिंकू पीछे दौड़ पड़ा।
कुछ ही मिनटों बाद मोटरसाइकिल पर सवार थे और लौट रहे थे। मार्ग में अजय और टिंकू मलिक के हत्यारे की धमकी के बारे में बोला, एकमात्र वह घायल ही हमारे हत्यारे तक पहुंचा सकता है। ओह, काश मैं कोठी के पिछवाड़े होता तो हत्यारे मेरी नज़रों से बचकर नहीं निकल पाता। और फिर जनरल हॉस्पिटल में, अरे तुम लोग फिर यहाँ आ गए, फ़ौरन वापस चले जाओ वरना पुलिस तुम्हें दोनों को गिरफ्तार कर लेगी। यदि तुम आखिर बात क्या है सिस्टर, पुलिस क्यों गिरफ्तार कर लेगी? जिस घायल आदमी को तुम यहाँ लाए थे उसको किसी ने अपहरण कर लिया क्या? यहाँ यह भी हो सकता है कि सिस्टर वह फरार हो गया हो। इम्पॉसिबल। उसे मैंने अपने हाथों से नींद का इंजेक्शन दिया था। सुबह से पहले उसे किसी होश नहीं आ सकता था, इसलिए वह खुद फरार होने का सवाल नहीं उठता। इतना कहकर नर्स वहाँ से चली गई। नर्स के जाने के बाद अब क्या होगा? अजय भैया हत्यारे का पता लगाने की आखिरी उम्मीद भी गई। यह केस सब बड़े खतरनाक मोड़ ले चुका है। टिंकू, हमें फ़ौरन मकड़ी दीदी को सूचित करना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। और हॉस्पिटल से निकलकर टावर की तरफ चल दिए। ब्लैक टावर में पहुंचकर, अरे यह क्या? ओह, तभी हाँ, हैरान हो गए दोस्तों। मकड़ी रानी का स्वर सुनकर अजय और टिंकू चौंक कर पलट गए। दीदी, आप इस आदमी को यहाँ लाई हो? हाँ, सच्चाई साबित करने के लिए इसे यहाँ लाना जरूरी था। लेकिन आप इस आदमी को कैसे जानती हैं? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यह एक चोर है और पंकज मलिक के लिए दूरदर्शन प्रसारण केंद्र से काला आदमी की सीरियल के तीसरा भाग की वीडियो फिल्म चुराने के लिए 10,000 रुपये दिए हैं। यह आपने कैसे मालूम किया दीदी? शहर में होने वाले अपराध मकड़ी रानी से छुपा नहीं रहता दोस्तों। इस अपराध का पता मुझे उसी समय चल गया था जब पंकज मलिक कुछ किराए के गुंडों को अपने कमरा मैन नारायण स्वामी को मरवाने की कोशिश की थी। शायद नारायण स्वामी को मृत समझकर गुंडे चले गए थे, लेकिन वह जीवित था और खुशकिस्मती से मेरे हाथ लग गया। होश में आने के बाद नारायण स्वामी ने मुझे जो कुछ बताया वह दिलचस्प था और मैंने गुप्त रूप से इस केस की छानबीन शुरू कर दी। इतना कुछ हुआ और हमें अब पता तक नहीं। तुम गलत समझ रहे हो दोस्तों। दरअसल मैं अभी तक इसके नतीजे पर नहीं पहुंची कि जानना चाहती हूँ कि यह पंकज मलिक को अपनी गतिविधियों में नज़र रखने जाने का संदेह है या नहीं। लेकिन जब पंकज मलिक पर नज़र रखने ज़रूरत थी तो नहीं पड़ी दीदी, क्योंकि वह काले आदमी ने उसकी हत्या कर दी और वह विजय को उठाकर ले गया। अजय विजय टिंगुन की ने सुनकर मकड़ी रानी पूरी तरह चौंक गई। फिर अजय बोला, यही नहीं, उसकी धमकी भी दी है कि अगर हमने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो वह विजय की हत्या कर देगा। ओह, तभी टिंगू ने पूछा, आखिर यह आदमी कौन है और वीडियो फिल्म का क्या चक्कर है? मुझे तो पूरा विश्वास है इस वीडियो फिल्म में ज़रूर काला आदमी का सीरियल से संबंध है। तुम्हारा ख्याल ठीक है अजय। काला आदमी सीरियल का प्रसारण न होने का कारण एन मौके पर लाइट चले जाना और इसी बीच ऑडियो वीडियो कैसेट का चोरी हो जाना। वीडियो रिकॉर्डिंग की चोरी इसी चोर ने की थी और इसका पीछा कर रही थी ताकि इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर पंकज मलिक के खिलाफ सबूत
बयान ले सकूं, लेकिन यह कमबख्त मुझे डांट दे गया। इसका मतलब यह है कि फिल्म लेकर वह उसी जगह पर पहुंचा जहां पंकज मलिक ने उसे पहुंचने का आदेश दिया था। नोट: यहाँ पाठकों को समझ गए होंगे कि इंस्पेक्टर तारकुंडे को फोन सुनने के बाद पूर्ण मकड़ी रानी चोर को अस्पताल में होने की जानकारी मिली, और शायद यह यही हुआ होगा दीदी, वरना यह इस वीराने में इतनी रात गई क्यों जाता। तुरंत पंकज मलिक वहां पहुंचने से पहले ही काला आदमी वहां पहुंच गया और फिल्म ले उड़ा। अजय बिखरी हुई घटनाओं को कड़ियां जोड़ता हुआ बोला, पर पंकज मलिक वहां कुछ देर से पहुंचा होगा, और टिंकू और अपने साथियों को घायल चोर को ले जाते देख वह पीछा किया होगा। करेक्ट, तभी तो वह अस्पताल में वीडियो फिल्म के बारे में पूछ रहा था। लेकिन जब सवाल यह उठता है कि आखिर पंकज मलिक वह वीडियो फिल्म चुराने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उस डर था कि अगर वह सीरियल टीवी पर दिखा दिया गया तो सबको मालूम हो जाएगा कि इस सीरियल के दौरान मरने वाले काले आदमी की हत्या की गई थी, और हत्यारा स्वयं पंकज मलिक है, और इसका यह सब बेखबर था। हम समझे नहीं दीदी, मकड़ी रानी ने विस्तार से बताती हुई बोली। मेरे द्वारा हिफाजत करने का वादा मेरे द्वारा हिफाजत करने का वादा करके वह नारायण स्वामी ने मुझे बताया। उस दिन जब वह राजा नरेंद्र प्रताप सिंह पुरानी हवेली में काला आदमी सीरियल का 3rd एपिसोड की शूटिंग कर रहे थे, तो विनोद, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एपिसोड का क्लाइमेक्स के सीन पूरी तरह जान आनी चाहिए। उसके बाद पंकज और विनोद सीन देने के लिए हवेली की छत पर पहुंचे गए, और सीन के मुताबिक काले आदमी ने छत पर हीरोइन का पुतला फेंकना था। सीन को पूरा हो गया था, लेकिन मेरी आंखें तब भी कैमरे पर थी। मैंने देखा, और तभी लोगों ने विनोद उर्फ काला आदमी के नीचे गिरते देखा, और जमीन पर गिरने पर विनोद का जीवन का अंत हो गया, और लोग इसी मौत का महज एक दुर्घटना समझा था। डर के मारे मैंने किसी को सच्चाई जाहिर नहीं की, और पंकज ने दूसरे कलाकार को लेकर सीरियल को पूरा किया, और सीरियल सफलता के बाद उसने घमंड और आसमान छूने लगा। कल वह मेरी बेइज्जती करते हुए मुझे अहंकार में चूर होकर बोला, अरे अरे स्वामी के बच्चे, तेरी हैसियत कुत्ते से ज़्यादा नहीं है। मैं चाहूँ तो तेरे 10 कैमरामैन देख सकता हूँ, और तेरे जैसे चाहूँ तो आसमान पर चढ़ा सकता हूँ चटाक। जब कि मैं चाहूँ तो तुझे आसमान से गिरा सकता हूँ, तुम्हें अहंकार को चूर चूर कर सकता हूँ, तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। तू क्या मुझे जेल भिजवाएगा? हा हा हा। हाँ, तू क्या समझता है कि विनोद की हत्या करते हुए तुझे किसी ने नहीं देखा? शायद तुझे मेरे कैमरा में उस समय भी विनोद पर थी। जिस दिन 3रा एपिसोड टीवी पर प्रकाशित होगा, तेरी असलियत सामने आ जाएगी। मैं तेरे खिलाफ बयान दूंगा, तू बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर नारायण स्वामी पंकज मलिक को सन्नाटे की हालत में खड़ा छोड़कर वहां से चला गया। पंकज नारायण की बात सच मान ली, और नारायण के मारने के लिए वीडियो फिल्म को हासिल करने की गैर कानूनी कोशिश
की, लेकिन सफल न रहा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर पंकज मलिक ने अपने मुख्य कलाकार की हत्या क्यों की, और फिर पंकज मलिक का हत्यारा कौन है। इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो रहस्यमय केस की गुत्थी सुलझ जाएगी। देखो दोस्तों, अतः अब हमें उस रहस्यमय हत्यारे का पता लगाना होगा जो अपने आप को काला आदमी बताता है। लेकिन कैसे? मकड़ी रानी रहस्यमय हत्यारे का पता लगा सकी। क्या आखिर पंकज मलिक के मुख्य कलाकार काला आदमी की हत्या क्यों की? क्या विजय काला आदमी के चंगुल में बच पाया? काला आदमी के रूप में छुपा कौन है? इन सवालों को मकड़ी रानी और रहस्यमय हत्यारा जल्दी पेश करूंगा दोस्तों।